हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में सनशिप्स एंड अडॉप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अमेंडेड किया गया था हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के द्वारा। तो सबसे पहले सनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी मिथ है कि सनशिप एंशियंट हिंदू लॉ में अकॉर्डिंग टू ओल्ड हिंदू लॉ संक्षेप की कई ऐसे प्रिजम्पशंस बनाए गए कि हमारे मनु थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि पुत्र का होना बहुत ही जरूरी है। पुत्र का होना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे वंशावली को बढ़ाने के लिए पुत्र एक महत्वपूर्ण अंग होता था उस टाइम। तो पुत्र को और भी कई जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है पैदा किया जाता था, जैसे कि कई ऑफरिंग्स यानी कि कई राइट्स हुआ करते थे, कई संस्कार हुआ करते थे फैमिली में, उनको पूर्ण करने के लिए पुत्र प्राप्ति बहुत ही अहम थी। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ पुत्र को 12 भागों में विभाजित किया गया, यानी 12 प्रकार के पुत्र हुआ करते थे उस टाइम कि अलग अलग, जैसे कुछ अडॉप्टेड सन हुआ करते थे, कुछ लैक्टिमेटेड सन। तो यहाँ पर इसके टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले औरसा और लैक्टिमेटेड सन। तो लैक्टिमेट सन क्या होता था? जो वैध माता पिता से पैदा होता था, यानी जिसके रियल मदर एंड फादर हुआ करते थे, वो लैक्टिमेटेड सन कहलाता था। क्षेत्र राजा क्या होता था? क्षेत्र राजा ऐसा पुत्र होता था जो किसी अनदर पर्सन के सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान किसी वाइफ से पैदा होता था। बट एक कंडीशन हुआ करती थी इसमें। क्षेत्र राजा जो पुत्र था उसमें एक कंडीशन थी कि वो उस वाइफ के हस्बैंड की कंसेंट के थ्रू ही अगर इंटरकोर्स हुआ है तो वो क्षेत्र राजा की कैटेगरी में आता था। जैसे कि कुंती और माद्री के जितने भी सन्स थे वो क्या थे? इस कैटेगरी के थे। अब तीसरा आता है गुदाजा। तो गुदाजा सन कौन सा था? ऐसा सन जिसे कोई वाइफ सीक्रेटली जन्म देती है। क्या सीक्रेटली जन्म देती है? तो वो क्या रहता है? गुदाजा कहलाता है। कनीना क्या कहलाता है? कनीना मतलब जब कोई वीमन रहती है, अनमेरिड रहती है, उस समय उसको पुत्र हो जाता है तो वो क्या क्या कहलाता है? कनीना पुत्र कहलाता है। क्या? कनीना पुत्र वो कहलाता है। पुरी का पुत्र क्या कहलाता है? पुरी का पुत्र उसे बोलते हैं जो अडॉप्टेड डॉटर है, यानी कि जब किसी परिवार के द्वारा किसी डॉटर को अडॉप्टेड किया था, फिर उसका जो सन हुआ है उसको क्या बोलते हैं? पुरी का पुत्र बोलते हैं। सहोदजा। तो सहोदजा इसी प्रकार से अलग अलग तरह के सन्स होते हैं, जैसे अडॉप्टेड सन जिसे अडॉप्टेड किया जाता है, ठीक है, क्रीता, कृत्रिमा, स्वयंदत्ता, पुनर्भवा या अपविदा। तो इस प्रकार के सन होते हैं, ठीक है। जो रीमैरिड के थ्रू होता है, यानी कि पुनर्वासन क्या रहता है? ऐसी विमन जो रीमैरिड करती है, मतलब पुनर्विवाह करती है, उसके द्वारा जो उसे पुत्र होता है वो क्या कहलाता है? पुनर्विवाह पुत्र कहलाता है। अपविदा यानी ऐसा सन जिसको कास्ट ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपविदा बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है अडॉप्शन। तो अडॉप्शन क्या होता है? अडॉप्शन यानी कि अडॉप्टेड, यानी कि जब किसी पुत्र को अडॉप्टेड किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, हिंदू लॉ में डिफाइंस किया गया है एक्यूरेटली कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे कि आप एक सन को अडॉप्टेड कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड हिंदू लॉ मनु ने डिफाइंस किया है कि एन अडॉप्टेशन एज फॉलोज, यानी कि अडॉप्टेशन कैसे पढ़ा, कि अडॉप्टेशन ऐसा आइडिया कैसे आया था। तो एक बार की बात है जब आ सन इक्वल इन कास्ट एंड अफेक्शनली डिस्पोज्ड, यानी कि एक सन को डिस्पोज कर दिया उसके माता पिता ने कहीं में बॉर्डर में एट अ टाइम ऑफ कैलमिटी, यानी कि कैलमिटी थी उस टाइम, क्या कर दिया? उसे बॉर्डर में गिव अप कर दिया, ठीक है, इज नॉन एज। तो वहां से नाम पड़ा इसका दत्तक सन। क्या पड़ा? दत्तक सन। तो ऐसे एंशियंट, अकॉर्डिंग टू एंशियंट टाइम बहुत सारे हिंदू लॉ में ऐसे धारणा है जिनको मतलब कई इंटरप्रेटेड किया गया है, या कई के द्वारा कई बुक्स में जो है काफ़ी लेंदी तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपन ने प्रेजेंट हिंदू लॉ के बारे में पढ़ने हैं क्योंकि सारी चीज़ें अमेंडेड हो चुकी हैं, यानी फ्रिक्वेंटली पूरा प्रेजेंट हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियली होगा। तो अब सबसे पहले अब प्रेजेंट हिंदू लॉ में क्या है, तो प्रेजेंट लॉ कब बना? तो प्रेजेंट लॉ जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से अमेंडेड किया गया था 21 दिसंबर 1956 को। जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसको सबसे पहले प्रेसिडेंट की असेंट होना कंपलसरी है, यानी प्रेसिडेंट की सहमति के बाद ही वो एक्ट बनता है और वो एनेक्टेड होता है।
उसके बाद ही पूरे देश में वो लागू होगा। तो पहले क्या हुआ था, जो एक्ट बना था हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956, उसमें जम्मू कश्मीर था उसको छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहाँ के राइट्स अलग थे, वहाँ के लिए अलग ही एक नागरिक संहिता है, यानी लेकिन अब नहीं है थी। तो अब 2019 में जब अमेंडेड हुआ था, यानी फिफ्थ शेड्यूल में अमेंडेड हुआ था, उसके बाद से क्या जम्मू कश्मीर को क्या विलय कर लिया है पूरे इंडिया में, यानी आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया, और सेक्शन 95 उसको भी जो है उसमें भी कुछ अमेंडेड कर दिए गए, जिसके थ्रू क्या हो गया, सारे जितने भी एक्ट हैं अब वो पूरे होल इंडिया में क्या होंगे, लागू होंगे। तो ये भी एक्ट जो है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस 1956, ये भी पूरी होल इंडिया में क्या होगा, लागू होगा। तो जो प्रेजेंट लॉ है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस 1956, तो इसमें क्या चेंजेस आए जब इसको लाया गया, तो क्या इसमें चेंजेस किए गए थे, किसकी डिमांड थी कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, क्योंकि जब किसी की डिमांड ही नहीं होती है तो किसी भी चीज़ में चेंजेस होना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले जो चेंजेस आए थे, इनकॉर्पोरेट चेंजेस जो है इनकॉर्पोरेट किए गए थे इनएक्टमेंट, यानी जब लॉ को इनएक्टमेंट किया गया था तो उसमें बहुत सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड किए गए थे और डिमांडेड किए गए थे। जो प्रोग्रेसिव सेक्शन था हिंदू सोसाइटी का, उसके द्वारा डिमांड की गई थी, ठीक है। दे वर अपोज्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन, लेकिन वो क्या थे, जो पारंपरिक तरीके से जो जीवन निर्वाह कर रहे थे, ये सारे चेंजेस उनके क्या थे, ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स यानी उनके जस्ट विपरीत थे। लेकिन जब कोई भी नियम आता है, रूल आता है, तो उसका विरोध तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन फाइनली उसमें ये देखा जाता है कि बेनिफिट मोर बेनिफिट है, यानी कि जो कि समाज के हित में है, सोसाइटी के हित में है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को भी लागू कर दिया गया है 1956 में, 21 दिसंबर और 1956 को इस लॉ को क्या कर दिया, एनेक्टेड कर दिया, यानी कि ये प्रभावी हो गया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर को और 2019 के बाद होल ऑफ इंडिया। ओके, ना ऑल अडॉप्शन शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और अब सारे जितने भी अडॉप्शन होंगे, यानी जितने भी पुत्रों को गोद लेंगे, यानी जितने जो भी फैमिली होगी वो जित पुत्रों को गोद लेंगे, तो उनके लिए कंपलसरी रहेगा कि वे इस एक्ट की कंडीशंस को फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी जो, अगर इन प्रोविजंस का पालन नहीं करेंगे, वो जितनी भी इस एक्ट में प्रोविजन दी हुई हैं, अगर उनका पालन नहीं करेंगे तो उनका अडॉप्शन क्या होगा, वॉइड कहलाएगा, यानी कि उनका रिक्त कहलाएगा, यानी अडॉप्शन को वैध नहीं माना जाएगा। यानी कि जो गोद लेते हैं बच्चे, उनको क्या नहीं माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा, यानी इलीगल माना जाएगा, और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसकी एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताएंगे इस एक्ट का। तो अब होल ऑफ इंडिया हो गया है। चेंजेस क्या हुए इसके द्वारा, तो काफ़ी चेंजेस हुए इस एक्ट के आने से। तो चेंजेस वन बाई वन करके अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चेंजेस तो ये हुआ था, पहले फीमेल को जो है क्या गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो इस एक्ट के आने के बाद एक महिला भी गोद ले सकती है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन थी। उसमें उसके हस्बैंड की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। तो इसको आर्टिकल का में सेक्शन 7 में, जो इस एक्ट का जो सेक्शन 7 है, उसमें डिफाइन किया गया है कि किस कंडीशंस पर जो है एक महिला किसी डॉटर या किसी सन को जो है अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, सेक्शन 7 और 8 में ये डिफाइन किया गया है क्लियरली, वो अभी पढ़ेंगे अपन आगे। अब सेकंड चेंजेस क्या हुआ, बर्गिन, डिवोर्सी और विडो, यानी इनको इंटाइटल्ड कर दिया अडॉप्ट करने के लिए। यानी पहले क्या, वर्जन जो महिला रहती थी या और डिवोर्सी होती थी या विडो होती थी, उसको ये अधिकार नहीं थे कि वो अडॉप्ट कर सके। लेकिन अब इस एक्ट के बाद क्या हुआ, ये भी अडॉप्ट कर सकती है सन को। एंड द वाइफ कैन ऑल्सो अडॉप्ट, और वाइफ भी अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। सेक्शन 8 में ये डिफाइन किया गया कि उसके क्या हस्बैंड की सहमति से वो बाकायदा अडॉप्ट कर सकती है। अब नेक्स्ट आता है अब फीमेल डूरिंग सब्सटेंस ऑफ हिज मैरिज, यानी कि उसके मैरिज के दौरान, यानी उसके मैरिज क्या है, जीवित है, यानी उसका विवाह जीवित है, कैन अडॉप्ट ओनली विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ और वाइफ्स। यानी कि एक मेल जो रहता है, यानी एक पुरुष रहता है, वो कब मतलब किसी को अडॉप्ट कर सकता है, तो कब अडॉप्ट कर सकता है किसी पुत्र या पुत्री को, वो उसी कंडीशन में कर सकता है, या तो उसकी वाइफ की कंसेंट हो, उसमें क्या उसकी सहमति हो उसकी पत्नी की, लेकिन किस दौरान, उसकी मैरिज क्या है, जीवित है, यानी उसके जीवन निर्वाह के दौरान, क्योंकि उस जो अडॉप्ट करेगा उस बच्चे के पालन पोषण के लिए कोई व्यक्ति तो फैमिली में होना कंपलसरी है। अगर ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होंगी तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती हैं जो अडॉप्ट करते हैं, तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि इसके भविष्य के लिए मतलब कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है किसी बच्चे पर। अगर गोद ले लेते हैं अपन ऐसे ही, वो वहाँ भाई उससे बढ़िया तो वहीं तब आश्रम में।
तो इसलिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, वो फिलअप करनी पड़ती हैं, उसके बाद ये अपन क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं किसी को, सन या डॉटर को। सेकेंड चेंजेस क्या आया कि उसमें फादर और मदर को इक्वल राइट रहे अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में देने के। मतलब कभी क्या रहता है, बहुत बड़े लोग रहते हैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में अभी 3 बच्चे हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड नहीं है 3 बच्चे होना इन इंडिया में अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन क्या वो क्या करते हैं, थर्ड जो बच्चा होता है उसको वो क्या करते हैं, अडॉप्शन में दे देते हैं। तो लेकिन एक कंसेंट डिपेंडेंट रहता है ऑन फादर और मदर, दोनों के इक्वल राइट है, यानी कि समान अधिकार रहते हैं कि वो दे सकते हैं अडॉप्शन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, अपन अडॉप्शन में भी दे सकते हैं चाइल्ड को, क्योंकि जब अपन किसी लॉ का फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर उसका अपन वायोलेशन कर रहे हैं किसी लॉ का, तो अपने अगेंस्ट क्या हो सकती है, प्रोसीडिंग्स फाइल्ड हो सकती है और कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके से फादर और मदर को इक्वल राइट है चाइल्ड को अडॉप्शन में देने की। एक कंडीशन जब बनती है, जब अपन किसी अपने द्वारा किसी लॉ का वायोलेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपन अपने बच्चों को अडॉप्शन में दे सकते हैं, पर इक्वल राइट रहेंगे मदर फादर के। ठीक है, दोनों की कंसेंट रहेगी उसमें। नेक्स्ट चेंजेस क्या आया, द अडॉप्टी मस्ट बी बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन जो अडॉप्टी है वो 15 साल से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अनमैरिड होना चाहिए। अगर इस तरीके की जो अडॉप्शन की कंडीशन है, कस्टम परमिट्स नहीं देता है, नहीं देगा, तो क्या होगा, उससे 15 ईयर्स से कम होना चाहिए, अनलेस द कस्टम परमिट सच अडॉप्शन। तो सेक्शन जो है 10 में ये डिफाइन किया गया है कि उसकी एज के बारे में, और कब उसको परमिशन नहीं देता है कस्टम, यानी हमारा जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो परमिशन नहीं देते हैं, तो उसमें किस कंडीशन में अपन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये भी चेंजेस आ गया था इस लॉ के बाद। द सेरेमनी ऑफ दत्त ह्यूमन इज नॉट एसेंशियल। जैसे कि क्या रहता है, जब पुत्र होता है किसी के यहाँ, तो काफ़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है बहुत ही धूमधाम से। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप किसी पुत्र को गोद ले रहे हैं तो सेरेमनी करें, इट्स नॉट कंपलसरी। तो इस सेक्शन 11 में ये डिफाइन किया गया है। फिर इसके बाद चेंजेस द थ्योरी ऑफ रिलेशन बैक हैज बीन डिस्पेंस्ड विद एंड द अडॉप्टेड चाइल्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन। और इसमें ये बताया गया है कि जो अपन गोद लेते हैं बच्चे को, तो वो किस डेट से, जो अपन जो डेट रहती है अडॉप्शन की, उसी डेट से क्या अपन उसे अपना लेते हैं, और वो अपने बच्चे के रूप में क्या आ जाता है, एग्जिस्टेंस में आ जाता है। मतलब अपना एक वो क्या कहलाता है, पुत्र कहलाएगा या पुत्री कहलाएगी, और उसको वो वैध हो जाएगा। ठीक है, यानी उसके भी अपने लीगल राइट रहेंगे। तो ये चेंजेस आ गया है इसमें। फिर जो अडॉप्टेड फादर रहता है और मदर रहती है, वो क्या करती है, अपने जब अडॉप्टेड करती है किसी चाइल्ड को या अडॉप्शन करती है किसी चाइल्ड को, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनके जो पावर हैं ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी की, यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करने की, प्रॉपर्टी के जो उनके राइट हैं उनसे वो वंचित हो जाएं इसके करने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके खुद के पावर रहेंगे, वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी को बकायदा ट्रांसफर कर सकते हैं। पर वो जो अडॉप्शन किया है उन्होंने किसी पुत्र का या पुत्री का, उसके राइट को भी उन्हें देखना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है उन्हें बिल्कुल वंचित कर दिया जाए। तो इस सेक्शन 13 में जो डिफाइन किया गया है ऑफ दिस एक्ट, तो प्रोविजन रिलेटिंग टू रेस्ट्रिक्शन एंड प्रिजम्पशन देयरफॉर हैज बीन मेड। तो ये भी सेक्शन 16 में प्रोविजन है इससे रिलेटिंग टू रेस्ट्रिक्शन, यानी किस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन करेंगे फॉर दिस। तो सेक्शन 16 में ही बताया गया है, यदि कोई चाइल्ड अपोजिट सेक्स का है और जैसे अडॉप्टेड किया गया है, तो एक कंपलसरी है कि जो अडॉप्टर है और अडॉप्टी है उसकी एज में 21 का डिफरेंस होना चाहिए, 21 ईयर का। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है और दूसरे को अडॉप्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए कंडीशन रखी गई थी, दोनों के बीच एज डिफरेंस होना चाहिए 21 का। तो एक कंपलसरी है 21 एज डिफरेंस होना चाहिए, यानी अडॉप्टर और अडॉप्टी के बीच एज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स का होना कंपलसरी ही कर दिया है इस एक्ट के इनेक्ट होने के बाद। ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द अडॉप्टर एंड अडॉप्टी मस्ट बी द सेम कास्ट। तो ये कंपलसरी भी नहीं है कि अडॉप्टर और अडॉप्टी सेम कास्ट के हों, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ओनली रिक्वायरमेंट ये रहती है कि दोनों हिंदू होना कंपलसरी है। क्या हिंदू होना कंपलसरी है, सेम कास्ट होना कंपलसरी नहीं है। अडॉप्टर अडॉप्टी, वो अडॉप्टर जो है अडॉप्टी को अडॉप्ट कर सकता है बाकायदा अगर अदर कास्ट का है, तो इट्स नॉट प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो हिंदू नहीं है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, यानी उसके लीगल राइट नहीं बनते हैं कि वो अडॉप्ट कर सके। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ सेक्शन 7 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 7 का जिक्र बहुत हुआ है, जब काफ़ी चेंजेस आए थे इसमें सेक्शन 7 में, जो वर्ड बाई वर्ड इसको डिफाइन किया गया है, इसमें चेंजेस जो आए थे। तो सेक्शन 7 को अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन 1 बाई 1 करके सारे सेक्शन पढ़ेंगे अपन हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के। तो सबसे पहले सेक्शन 7 में क्या दिया गया है, कैपेसिटी ऑफ अ मेल, यानी कि मेल की कैपेसिटी दी गई है हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, यानी किस प्रकार से एक मेल जो रहता है अडॉप्ट कर सकता है।
ठीक है। तो कोई भी जो पुरुष रहता है, जो हिंदू रहता है, वो एक सबसे पहले तो कंपलसरी है कि वो एक साउंड माइंड होना चाहिए। तो साउंड माइंड से मतलब क्या रहता है? साउंड माइंड इट्स मीन्स यहाँ पर यह है कि वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब बिल्कुल क्लियरली फ्रेश होना चाहिए, यानी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। वो अच्छा और बुरा, क्या बैड है क्या गुड है, ये सबको समझ में उसके आना चाहिए, यानी कि वो एक राइट डिसीजन ले सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो ये बातें सारी ध्यान में रखी जाएंगी। तो क्या होना चाहिए? हिंदू इज ऑफ साउंड माइंड, यानी वो साउंड माइंड का होना चाहिए। एंड नॉट अ माइनर, यानी कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर का मतलब यह है कि वो अनमेरिड है, या मतलब वो उस जो अडॉप्ट कर रहा है उस बच्चे का देख रेख ही नहीं कर पाएगा, उसका सही से पालन पोषण ही नहीं कर पाएगा, तो उसे ये अधिकार नहीं है कि वो अडॉप्ट कर सके। और उसके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए, यदि वो मतलब डॉटर को अडॉप्ट लेता है। तो कैपेसिटी का, यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब है, हर वर्ड का एक डिफाइन किया गया है लॉ में, हर वर्ड को इंटरप्रेट किया गया है, यानी बहुत ही हाई वे में इंटरप्रेट करते हैं लॉ में हर वर्ड को, क्योंकि उससे काफ़ी इंटरप्रिटेशन निकलती है। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट खारिज करती है, फिर हाई कोर्ट जाता है कोई भी केस, तो वहाँ पे इंटरप्रेटेड होता है कोई वर्ड, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज अ वास्ट पावर इन द लॉ। ठीक है। तो कैपेसिटी होना बहुत ही कंपलसरी है यहाँ पर। उसे किसी मेल को अगर वो अडॉप्ट कर रहा है, तो कैपेसिटी इन द सेंस मतलब उसके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो अच्छे से उसकी देख रेख कर सके, उस बच्चे को जो अडॉप्ट कर रहा है उसकी, यानी अडॉप्टी की अच्छे से क्या कर सकता है? देख रेख कर सके। ठीक है। तो अब सेकंड आता है कि टेक्स ऑन अ डॉटर इन अडॉप्शन प्रोवाइडेड द बशर्ते कि ही वाज अ वाइफ लिविंग। क्योंकि एक कंडीशन ये भी है कि अगर उसकी वाइफ लिविंग है तो वो क्या कर सकता है? अडॉप्ट कर सकता है। वाइफ लिविंग यानी कि वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, क्योंकि बच्चे को देख रेख करना केवल एक मेल की ही क्या अकेले मेल ही देख रेख नहीं कर सकता है ऐसे अच्छे तरीके से, यानी उसकी एक माता होना भी जरूरी है, यानी उसकी मदर होना कंपलसरी है, क्योंकि उसको अच्छे से क्या कर सकती है? अ, उसका भी लालन पालन कर सकती है। ठीक है। यानी भरण पोषण तो वो कर सकता है, लेकिन लालन पालन करने के लिए एक वाइफ का होना कंपलसरी है, यानी उसकी मदर का होना बहुत ही कंपलसरी है। यदि वो है, यदि उसकी वाइफ की सहमति से अगर वो अडॉप्ट नहीं करेगा, ठीक है, यदि वो उसकी वाइफ मना कर देती है, यदि मना कर देती है कि भाई हमको नहीं चाहिए बच्चा, यानी कि हमें गोद लेना नहीं है, तो वो नहीं करेगा अडॉप्ट, यानी कर ही नहीं सकता। उन्हें उसकी वाइफ की कंसेंट के बिना वो अडॉप्ट कर ही नहीं सकता किसी बच्चे को। अगर उसकी वाइफ अगर अनाउंस कर देती है वर्ड और हैज सीज टू बी अ हिंदू, यदि वो हिंदू में कन्वर्ट हुई है, ठीक है, हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोड ऑफ कंपेटेंट जुरिस्डिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड, यदि किसी कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड अगर डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, यानी किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन द्वारा, यानी जो सक्षम जुरिस्डिक्शन है, यानी सक्षम जुरिस्डिक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे कि अपन कह सकते हैं तहसील लेवल पर जो एसडीएम ऑफिस रहता है, वहाँ पर भी काफ़ी केस फाइल होते हैं रिलेटेड टू फैमिली प्रॉब्लम्स। और फिर उसके बाद कोर्ट में आते हैं, कोर्ट में भी काफ़ी रहते हैं। तो जो भी सक्षम जुरिस्डिक्शन रहता है, यानी कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन रहता है, उसके द्वारा अगर अनसाउंड माइंड कर दिया गया है, जब कोई पुरुष रहता है वो उस कंडीशन में भी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, भले ही उसकी वाइफ की सहमति हो। क्या? भले ही उसकी वाइफ की सहमति हो, उसमें कंसेंट ऑफ इज वाइफ, लेकिन अगर उसकी वाइफ क्या करती है? हिंदू से कन्वर्टेड हो गई है, क्या दूसरे धर्म अपना लिया है उसने, सीज टू बी या हिंदू, या उसने हिंदू नहीं रही है वो, तो क्या उसका, भले ही उसकी वाइफ की कंसेंट है, तो वो एक हिंदू डॉटर या हिंदू सन को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। या फिर किसी कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन के द्वारा उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है उसकी वाइफ को, तो उस कंडीशन में भी वो है मेल क्या नहीं कर सकता है? अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस सेक्शन 7 और इसका जो बैकअप है थोड़ा सा हिंदू अडॉप्शंस का, तो किस प्रकार से मतलब अपने जो एंशियंट फैमिलीज थी वो अडॉप्ट करते थे उस टाइम में। तो ऐसे ही मतलब थोड़े एंशियंट लॉ अलग थे, यानी कि जो ओल्ड हिंदू लॉ था वो काफ़ी डिफरेंस था प्रेजेंट हिंदू लॉ से। पर ये जो प्रेजेंट हिंदू लॉ है वो भी एंशियंट जो ओल्ड हिंदू लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, यानी उन सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर दी गई हैं जिससे प्रॉब्लम्स ना फेस ना करना पड़े। यानी क्या रहता था, अडॉप्ट तो कर लेते थे लेकिन उसकी देख रेख नहीं कर पाते थे, वो भी आवारा घूम रहा है। तो इस तरीके से कुछ प्रोविजन बनाई गई हैं एक्ट में, और कुछ बार भी लगाए गए हैं, यानी जिससे कि उसको सही सही तरीके से उसका देख रेख हो सके, भरण पोषण हो सके, और वो मतलब एक मतलब जो रहता है पीछे ऑब्जेक्ट रहता है वो कंप्लीट हो सके, यानी अडॉप्शन। यानी ऐसे ही नहीं है कोई भी अडॉप्शन ले ले। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये।